हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। दोस्तों हमारा यहाँ पर जो टॉपिक आया है संघीय कार्यपालिका, जिसमें हम राष्ट्रपति के जो है नियुक्ति के विषय में जो चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं अगर राष्ट्रपति को देखा जाए तो पहले पढ़ चुके हैं कि भारत एक जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रपति की जो सिलेक्शन होती है वो जनता के द्वारा नहीं होता है। जनता के जो सदस्य भेजे गए होते हैं पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में, उनके द्वारा ये चुना जाता है। यानी देखा जाए तो इंडिया में जो है राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी ये दोनों में बहुत ही अंतर होता है। अगर बात करें हम राष्ट्रपति की योग्यता के ऊपर तो कहते हैं सबसे पहली बात तो एक ही होता है कि वो भारत का नागरिक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वो लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वो किसी भी लाभदायी पद पर आसीन न हो, अर्थात जो है प्रतिशाही सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केंद्र तथा राज्य में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति के पद पर जो है आसीन व्यक्ति संसद का सदस्य या राज्य में विधायक नहीं हो सकता। यदि कोई संसद या विधायक राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसका संसद अथवा विधानमंडल के स्थान उस दिन से रिक्त माना जाता है जिस दिन से वह राष्ट्रपति पद जो है ग्रहण करता है। अब देखते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो किस विधि से पूरा होता है और किसके जो है किस प्रकार गणना किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक जो है निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदन अथवा लोकसभा एवं राज्यसभा तथा राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य इस निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। निर्वाचन अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा किया जाता है। मतदान गुप्त मंत्र द्वारा होता है, यानी मतदान जो होती गुप्त होती है। कहते संविधान निर्माता चाहते थे कि संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मत एक सामान्य हो। इसलिए मतों की समानताओं को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला जिसके द्वारा प्रत्येक निर्वाचित संसद विधायक को वोट का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य कुछ इस सूत्र द्वारा जो है निकाला जा सकता है। यानी वोट का जो वैल्यू है निकालने के लिए ये होता है कि राज्य की कुल संख्या उस क्षेत्र में कितनी है और राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, और उसको डिवाइड करना होता है 1000 से। यानी सरल शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि राज्य की कुल संख्या को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग करके जो है भागफल को फिर 1000 से भाग दिया जाए। यदि इस बात को अगर हम उदाहरण के रूप में समझे तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। मान लीजिए पंजाब की जनसंख्या जो है 1,35,51,660 है तथा विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 104 है, तो प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा? और मत के मूल्य निकालने के लिए आपको जो होगा, देखिए यहाँ पर 1,35,51,000 लिया गया है और 104 नीचे है और डिवाइडेड बाय 1000 किया गया है। जब इसको सोल्यूशन करोगे तो आपको आएगा 130 आएगा, 0.29 आएगा। तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि 130 जो है उस विधायक के जो है वोटिंग का वैल्यू माना जाएगा। अब पूर्ण संख्या बनाने का तरीका जो है 29 पॉइंट में है, जो 50% से कम होता है तो उसको नहीं जोड़ा जाता है। यानी देखा जाए तो अगर 50 से ऊपर होता है तो उसको एक नंबर जोड़ दिया जाता है, अगर 50 से कम होता है तो उसमें वो नंबर नहीं जुड़ता है। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 130 है और यहाँ 29 है तो ये एक जो है 130 ही रहेगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 29 के जगह पर अगर यहाँ पर 60 या 59 या 55 होता तो इसमें एक जुड़ जाता, यानी ये हो जाता है 131 हो जाता। तो इस तरह से जो है गणना किया जाता है। तो ये गणना करना बहुत आसान होता है और इसी से जो है उसके वोटिंग का वैल्यू जो होता है पता लगता है। संसद के प्रत्येक सदस्य के जो है मत का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सभी सदस्यों के मत जोड़कर लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की
संख्या से विभाजित किया जाता है। यानी एक संसद का मत जो होती है सभी विधान सभाओं के निर्वाचित विधायकों के कुल मत और संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यानी हम उदाहरण के लिए तो देख ऐसे हो सकता है कि सभी राज्यों की विधान सभाओं के मतों को जोड़ दिया जाए। मान लीजिए यह संख्या जो है 5,44,961 है और संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 776 है। तो इसको जो है प्रत्येक संसद के मत किसके रूप में दिया जाएगा? देखिए इसको डिवाइड करके निकाला गया तो 702 है, लेकिन अगर देखिएगा तो पॉइंट जो है 50 से नीचे नीचे है, तो इसका मतलब है कि ये 702 ही रहेगा, 703 नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी 50 से नीचे नीचे होता है तो उसको एक नहीं जोड़ा जाता। अगर 50 से ऊपर होता है पॉइंट के आगे तो एक जो है जुड़ जाता है। कहते हैं एकल संख्या संदर्भ जो है मत प्रणाली। कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमित मत प्रणाली से होता है। इस प्रणाली में सभी जो है प्रत्याशियों के नाम जो है मत पत्र पर लिखे जाते हैं और मतदाता उनके आगे संख्या लिखते हैं। प्रत्येक मतदाता मत पत्र पर जो है वरीयता क्रम में उतनी पसंदें लिखता है जितने प्रत्याशी होते हैं। उसी प्रकार वह अन्य प्रत्याशी के नाम के आगे भी अपने संसद पसंद के आधार पर संख्या 2, 3 या 4 आदि लिख देता है। यदि पहली पसंद न लिखी जाए अथवा एक से अधिक अप्रत्याशी के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। यानी आपको एक को ही चुनना होगा जो आपके लिए मनपसंद होगा। अगर हम मतगणना परिणाम की घोषणा की बात करें तो वो भी एक अलग तरीके से होता है। कहते हैं राज्य विधानसभाओं के सदस्य अपना मतदान राज्य की राजधानियों में करते हैं, जबकि संसद सदस्य अपना मत दिल्ली या राज्य की राजधानियों में भी कर सकते हैं। मतगणना नई दिल्ली में होती है। पहली पसंद के आधार पर सभी प्रत्याशी के मत जो है अलग अलग करके गिन लिए जाते हैं। निर्वाचित घोषित होने के लिए कुल डाले गए जो है वैध मतों के 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसे कोटा अथवा न्यूनतम आवश्यक अंक कहते हैं। कोटा निकालने के लिए कुल डाले गए अवैध मतों की निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी की संख्या में एक जोड़कर भाग किया जाता है। क्योंकि केवल राष्ट्रपति को ही निर्वाचित होना है इसलिए 1+1 अर्थात 2 से भाग भी दिया जाता है। न्यूनतम अंकों को जो 50 से अधिक बनाने के लिए जो है भागफल 1 जोड़ दिया जाता है। इसलिए कोटा का जो होगा यहाँ फॉर्मूला कुल डाले गए वैध मत 1+1+1, यानी पहली गणना में केवल पहली पसंद ही गिना जाता है। यदि कोई भी प्रत्याशी कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक न्यूनतम अंक अथवा कोटा प्राप्त नहीं कर सकता है तो सबसे कम पहली पसंद प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को दूसरे पसंद के आधार पर उसके मतों का हस्ताक्षर बाकी प्रत्याशी में कर दिया जाता है। इस प्रकार सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी का नाम हटा दिया जाता है। यानी इसमें एक इम्पोर्टेंट बात होता है कि जो व्यक्ति को कम से कम वोट मिला, अगर मान लीजिए किसी का जो है राष्ट्रपति तय नहीं हुआ है तो इसमें कहते हैं इसके एक आंकड़ा होता है 10,001, जो 10,001 आंकड़ा पार कर लेता है उसी को ही राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। और मान लीजिए कोई इतना आंकड़ा पार नहीं कर चुका हो तो इसमें जो है सबसे कम जिसको वोट मिला हो उसको जो है हटा दिया जाता है, यानी नाम से हटा दिया जाता है। दूसरी गणना के आधार पर किसी भी प्रत्याशी को वंचित मत मिल जाए तो उसे राष्ट्रपति पद के लिए विजय घोषित कर दिया जाता है। यदि अब भी किसी प्रत्याशी को कोटा नहीं प्राप्त होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को मत उसकी तीसरी पसंद के आधार पर बाकी जो है प्रत्याशी में हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई भी प्रत्याशी वांछित मत प्राप्त करके विजय घोषित नहीं होता है। आइए हम इसके बारे में उदाहरण की सहायता समझने के प्रयास करें। मान लीजिए कुल जो है वैध मतों की संख्या 20,000 है और अब जो है इसको ABCD यानी अ, ब, स और द 4 प्रत्याशी में यहाँ पर वांछित अंक कोटा होगा। तो आपको पता ही है कि 20,000 1+1+1 यानी इसकी संख्या जो होगी 10,001 होगी। मान लीजिए पहली गणना में चारों प्रत्याशियों को पहली पसंद के आधार पर मिले मत कुछ इस प्रकार है। एक को आपको मिला है 9,000, एक को मिला है 2,000, एक को मिला है 4,000 और एक को मिला है 5,000। इस स्थिति में किसी प्रत्याशी को वंचित अंक अर्थात 10,001 मत नहीं मिले हैं। सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी ब को हटा दिया जाता है, यानी ब जो है 20,000 वोट के साथ है तो उसको यहाँ से हटा देने का प्रावधान है। दूसरे को हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, यानी मान लीजिए मतों का जो है आधार अ को 1,001 यानी 1,100 संख्या और 500 तथा 400 मत मिले हैं, तब उसकी स्थिति इस प्रकार होगी।
तो उसी अनुसार हम इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, जिसमें अ जो होता है 9000 प्लस 1000 10, तो 10,100 हो जाता है, यानी 10,100 हो जाता है। अगर बात 100 की करें तो 4,500 होता है, तो प्लस करेंगे तो 4,500 में आ जाएगा। अगर 10 की बात करें तो यहाँ 5,000 प्लस 400 है तो 5,400 होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है अ को जो है पूरी तरह से बहुमत मिल चुका है, यानी यहाँ पर जो है अ जो है यहाँ पर विजय घोषित हो चुका है। तो इससे जो है विजय घोषित करना बहुत ही आसान होता है। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेनी भी होती है। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति की घोषणा हो जाती है और राष्ट्रपति जो है देश के लिए चुन लिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम राष्ट्रपति की अगर हम नियुक्ति के विषय में चर्चा किए तो हटाने के विषय में भी चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति कार्यकाल तथा पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। कहते हैं अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। वो अवधि समाप्त होने पर पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। यद्यपि जो है स्थापित परंपरा के अनुसार वह तीसरी बार इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरे होने से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है या यह पद उसकी मृत्यु के कारण भी खाली हो सकती है। उसका कार्यकाल शपथ ग्रहण कर पद लेने की तिथि को आरंभ हो जाती है, यानी जब वो शपथ ग्रहण करता है तभी से वो राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया जा सकता है। बात अगर हम करें विशेष अधिकार एवं अनुमुक्ति का, तो कहते हैं वह अपने कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उसको जो है विरुद्ध किसी प्रकार के फौजदारी कार्यवाही भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति कार्यकाल में उसे किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति में कोई दीवानी मुकदमा चलाने से पूर्व कम से कम 2 मास का नोटिस दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अगर राष्ट्रपति को पद स्थल करना होता है तो राष्ट्रपति उसके पद से केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की विधि का विस्तृत उल्लेख है। महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण करने पर ही चलाया जा सकता है। यह विधि जानबूझकर इतनी कठिन बनाई गई है ताकि किसी भी राष्ट्रपति को किसी तुच्छ आधार पर न हटाया जा सके। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव केवल सदन के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद रखा जा सकता है। और इस तरह का जो है प्रस्ताव जिसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप हो, कि कम से कम सदन के 2/3 सदस्य द्वारा पारित किया जाना चाहिए, केवल तभी दूसरा सदन जो है आरोपित की जांच कर सकता है। राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को जांच दूसरे सदन द्वारा भी की जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा अपने को निर्दोष साबित करने के लिए उपस्थित होकर सफाई पेश कर सकता है। यदि आरोपी के दूसरे सदन के कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो महाभियोग पारित किया जाता है और इस प्रकार राष्ट्रपति उस दिन से पद जो है मुक्ति हो जाता है। महाभियोग की यह प्रक्रिया अमेरिका में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से कहीं अधिक कठिन है। यहाँ से कार्यवाही आरंभ करने के लिए प्रतिनिधि सदन में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर शब्द देखें इम्प्लीमेंटेड क्या है, तो कहते हैं महाभियोग होती क्या है। कहते हैं महाभियोग एक ऐसी आद्य न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है उच्च पद पर आसीन किसी भी लोक सेवक जैसे भारत का राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने के कारण अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति पद का रिक्त होना। देखिए, जब भी मृत्यु या त्याग पत्र या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है, परंतु यह जो है कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर पूरे कार्यकाल अथवा 5 वर्ष के लिए बना रहता है। जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद की मृत्यु हुई थी तो 1970 में हुई उपराष्ट्रपति BD जत्ती को कार्यवाही राष्ट्रपति बना दिया गया था और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो है चुनाव हो गया था जिसमें संजीव रेड्डी बने। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तो कारण 6 महीने से पूर्व मृत्यु या त्यागपत्र हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति पद पर कार्यभार संभाल लेते हैं। संसद द्वारा यह प्रावधान 1969 में उस समय पारित किया गया जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति BV गिरी ने त्यागपत्र दे दिया था।
यदि कोई उपराष्ट्रपति बीमार या किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से अपना दायित्व निभाने के योग्य नहीं है तो उपराष्ट्रपति बिना कार्यभार संभाले राष्ट्रपति की जिम्मेदारी को बयान कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान है। देखिए, अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो इसके जगह है उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश होते हैं उसको राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत कर दिया जाता है। हमारा जो अगला टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कई एग्जाम में भी आया है, राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिए, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्ति प्रदान की गई है। मुख्य रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों का जो है कार्यपालिका संबंधी, विधायक, वित्तीय और न्यायिक शक्ति को वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी इसको हम देखें तो 3 टाइप से जो है हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। उसकी आपातकालीन शक्तियों की चर्चा हम पहले ही 9वें चैप्टर में कर चुके हैं। यानी अगर आपने नहीं देखा है तो 9वें चैप्टर का जो है आपातकालीन शक्तियां वो जरूर देखें, जो कि राष्ट्रपति के पास निहित होती है। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि कार्यपालिका संबंधित शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधित शक्तियों से प्रदान भी की गई है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का जो है प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीन कार्याधिकों के माध्यम से कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां नीचे दी गई है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर उसको परामर्श पर जो है शेष मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। प्रधानमंत्री सलाह से वह मंत्रियों के विभाग का वितरण भी करता है और उसी की सलाह पर वह किसी भी मंत्री को जो है पदस्थल भी कर सकता है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के विचार विमर्श से जो है अगले मंत्रियों को जो है एक गठन करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास निहित होती है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। सभी न्यायिक नियुक्तियों करते समय वह मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श भी करता है और इसके अतिरिक्त वह जो है सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश से जिसे वह ठीक समझता है परामर्श कर सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह राज्यपाल के भी सलाह लेता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वह राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करता है, परंतु अब उच्च न्यायालय के जो 1993 में निर्णय के अनुसार, जिसकी 1999 में पुण्य व्याख्या भी की गई थी कि राष्ट्रपति सभी न्यायाधीश नियुक्तियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की जो है नाम सूची खंड की सलाह के मानने के लिए बाध्य रहेगा। मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले इस खंडपीठ को जो है उच्च न्यायालय का जो है कॉलेजियम्स कहा जाता है। राष्ट्रपति भारत के जो है महान न्यायवादी, महालेख परीक्षक या मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य आयुक्तों, संघीय लोकसभा यानी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी करता है और राज्य के राज्यपाल तथा जो है केंद्र शासित क्षेत्रों के राज्यपाल की भी नियुक्ति ही राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेना का जो है प्रधान सेनापति होता है, इस नाते वह थल, जल, वायु सेना अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा तथा शांति संधि भी कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वह देश के विदेश संबंधी मामले को भी देखभाल करता है। वह दूसरे देशों के लिए भारत के राजदूतों तथा उच्च आयुक्तों की नियुक्ति भी करता है तथा दूसरे देशों के राजदूतों और आयुक्तों के जो है स्वागत भी करता है। सभी कूटनीतिक कार्य विदेश में हमारी दूतावास तथा जो है राजदूतों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता उसी के नाम से किया जाता है। वह संघीय जो संसद द्वारा पारित सभी कानून को लागू करता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने से जो है द्वारा नियुक्ति सभी अधिकारियों जैसे राज्यपाल, राजदूत को हटा भी सकता है या वापस बुला भी सकता है। राष्ट्रपति अपने सारे कार्यकाल प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए सभी निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को भी देता रहता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो कार्यपालिका किसी भी निर्णय पर जो है पुण्य विचार के लिए प्रधानमंत्री को केवल एक बार कह सकता है। वह किसी मंत्री के निर्णय पर पुण्य विचार के लिए मंत्रिमंडल को भी कह सकता है, परंतु पुण्य निर्वाचन के लिए 2 बार नहीं कह सकता। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था कि 2 बार कहने का प्रावधान नहीं है। उसके पश्चात है विधायक शक्ति, यानी संसद का विभिन्न अंग होने के नाते राष्ट्रपति को अनेक जो है विधायक शक्तियां भी प्राप्त है। ये शक्तियां इस प्रकार है, राष्ट्रपति संसद के सदनों के अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है या उनकी बैठक स्थगित भी कर सकता है। वो संसद का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुला सकता है, परंतु किन्हीं भी 2 सूत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर होना नहीं चाहिए। राष्ट्रपति को यह शक्ति भी प्राप्त है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर
वह लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग कर सकता है। सामान्य स्थिति में वो लोकसभा 5 वर्ष के लिए पश्चात ही भंग करता है। वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखते हों। यदि लोकसभा में अलग भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न हो तो उसे समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत भी किया जाता है। यानी एंग्लो इंडियन की जो है नियुक्ति जो जिसमें से 2 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी साधारण विधायक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में सहमति न बन पाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और अभी तक ऐसी 3 संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। इसके बारे में हम जो है 11 चैप्टर में करेंगे। राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार भी प्राप्त है। वह प्रत्येक वर्ष होने वाले संसद के दोनों सदनों के प्रथम बैठक एवं आम चुनाव के बाद होने वाले संसद की प्रथम बैठक को संबोधित करता है। उन संबोधनों में तत्कालीन सरकार की नीतियों का वर्णन होता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधायक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेज दिया जाता है और वह स्वीकृति प्रदान भी करता है अथवा पुनर्निर्वाचन के लिए संसद को वापस भेज भी सकता है। यदि संसद इस विधायकों को पुनः पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधायक कानून नहीं बन सकता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और इस प्रकार अध्यादेश को कानून की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे अध्यादेश को जो है संसद के दोनों सदनों के सम्मुख जब अधिवेशन प्रारंभ हो तो रखना जरूरी है। यदि अध्यादेश न हो तो संसद द्वारा स्वीकार किया जाए और न ही उसे राष्ट्रपति वापस ले तो संसद के अगले सत्र के आरंभ होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर इसे जो है स्वयं ही रद्द समझा जाता है। अंततः अध्यादेश के स्थान पर कानून बनाने के लिए सरकार का विधेयक प्रस्तावित किया जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वित्तीय शक्ति। देखिए सभी धन विधेयक राष्ट्रपति के पुण्य अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। भारत के आकस्मिक निधि पर जो है राष्ट्रपति का पुण्य अधिकार होता है और इसी से वह किसी भी भावी या आकस्मिक कार्य के लिए आगामी राशि प्रदान भी कर सकता है। वार्षिक बजट तथा रेल बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पारित किए जाते हैं। यदि सरकार चलते वित्तीय वर्ष के बीच में यह अनुभव करे कि उसे जो है वार्षिक बजट में अनुमानित राशि से अधिक राशि चाहिए तो वह जो है पूरक बजट भी प्रस्तावित कर सकता है। धन विधायकों को कभी भी पुनर्निर्वाचन के लिए संसद में वापस नहीं भेजा जा सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है और यह आयोग कुछ वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश विशेष तौर पर केंद्र तथा राज्य के केंद्रीय करों में बंटवारे के में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति महालेख परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर उसे सदन में प्रस्तुत भी करता है। यदि बात करें भारत का आकस्मिक निधि तो यह केंद्रीय सरकार की ऐसी निधि है जिसे किसी आवश्यक आकस्मिक खर्च को पूरा किया जा सकता है। इस पर राष्ट्रपति का पुण्य नियंत्रण होता है और वह इसमें से पैसा निकालने की भी आज्ञा देता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, इसके बारे में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये तो हमें पता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इसका मतलब है कि न्याय शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास ही निहित होती है। वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है और वहाँ जो है महा न्यायवादी सहित केंद्रीय सरकार के विधिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा संघीय कानून को जोड़ने के लिए भी दोषी पाए गए अपराधियों को राष्ट्रपति को जो है क्षमादान करने की पूरा स्वतंत्रता है। किसी दंड को कम करने अथवा कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। वो कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित किसी भी अपराधी को दंड से को क्षमा भी कर सकता है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत वह व्यक्ति को क्षमा भी कर सकता है जिसे मृत्यु दंड दिया गया हो, परंतु ऐसा केवल विधि मंत्रालय की सलाह पर ही किया जाता है। राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त है, वह कानून से ऊपर है तथा उस पर किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा उपराष्ट्रपति रहेगा, तो अगला चैप्टर जो है टॉपिक देखना मत भूलना क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं इसलिए ये बार बार कहता हूँ क्योंकि बच्चे मुझे शिकायत करते हैं कि आपका वीडियो मैंने देखा लेकिन दोबारा मुझे नहीं मिला। तो इसका कारण ये था कि उस बच्चे ने सब्सक्राइब करके चैनल को नहीं रखा था। क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक वाइज कुछ ढूंढोगे तो आपको यूट्यूब पर दूसरे ही जो है व्यक्ति के बनाए हुए आपको वीडियो मिलेंगे। अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप जब सब्सक्राइब वाले पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो जो है आपको दिख जाएंगे। तो जो टॉपिक आपके महत्व का है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उस वीडियो को देखिए, बाकी वीडियो को आप इग्नोर कर भी सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये आपके लिए कामयाबी का रास्ता भी खोलेगा।